हाय एवरीवन। सो आज हम अपना डेली करंट अफेयर्स का जो 2 अप्रैल का डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। सो आज की पहली न्यूज़ है 21 किल्ड इन द एक्सप्लोजन एट द फायर क्रैकर वेयर हाउस। ठीक है, ये कहाँ पे इंसिडेंट्स होता है? ये इंसिडेंट होता है गुजरात में। एंड सिमिलर इंसिडेंट्स होता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे 8 पीपल किल्ड हो जाते हैं ड्यू टू द फायर एक्सप्लोजन। सेकेंडली, यही जो 21 पीपल यहाँ पे गुजरात में किल्ड होते हैं। अब वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द फायरवर्क। क्यों इसलिए रिलेवेंट है? क्योंकि बिकॉज ये एग्जाम में यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। तो केमिस्ट्री ऑफ द फायरवर्क, वी विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली जो हमारे जो फायरवर्क्स होते हैं ना, उनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स जो है ना, बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, जो जिससे ये हमारा फायर क्रैकर्स बनते हैं। तो पहला हमारा है इसका ऑक्सीडाइज़र, सेकंड इज़ फ्यूल, थर्ड इज़ बेसिकली हमारा कलरिंग एजेंट, एंड सॉरी फोर्थ इज़ बाइंडर्स, जो इसको बेसिकली बाइंड करता है। अब बेसिकली ऑक्सीडाइज़र क्या करता है? देखो, ऑक्सीडाइज़र क्या करेगा, जो फायर में जो केमिकल्स होते हैं ना, ये जो है केमिकल दैट आर रिलीज टू अलाउ द एक्सप्लोजन टू टेक प्लेस। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडाइज़र होते हैं ये थ्रू ऑक्सीजन ये रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, जिससे कि एक्सप्लोजन होता है। समझे आप? तो इसमें कौन कौन से बेसिकली नाइट्रेट यूज़ होता है, ठीक है, प्लस इसमें क्लोरेट यूज़ होता है। तो बेसिकली ये रिलीज ऑक्सीजन करते हैं, फॉर ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ नाइट्रेट एंड क्लोरेट, तो ये दो हमारे बेसिकली एलिमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं। सेकेंडली, अगर मैं फ्यूल की बात करूँ, जो फ्यूल इसमें यूज़ होता है वो यूज़ होता है चारकोल। अगर मैं आपको इसी तरह कलरिंग एजेंट की बात करूँ, तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ कलरिंग एजेंट। वो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर या फिर बेसिकली अलग अलग कलर्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो उसमें जैसे हमारे काफ़ी सारे एलुमिनियम कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एलुमिनियम कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फॉर जैसे कि फॉर वाइट कलर के लिए यूज़ हो गया आपका। ठीक है, बेरियम नाइट्रेट हो गया, बेरियम नाइट्रेट फॉर ग्रीन कलर। So these are basically the coloring agents. Now last one is the binder. अब ये बाइंडर कैसे होता है? बाइंडर इज़ बेसिकली क्या करता है? यूज टू होल्ड द मिक्सचर। ये जो हमारा जितना भी आपने ये मिक्स करा ना, इसको होल्ड करके रखेगा टुगेदर। ठीक है, स्पेस को होल्ड करेगा। एंड वाइल जब आप इसको जब फायर दोगे, देन इट विल बी एक्सप्लोड ड्यू टू द ऑक्सीडाइजर। नाउ हियर कम्स अ रोल, वन मोर थिंग इज दैट व्हाट आर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस हैं इसकी? ठीक है, तो गाइडलाइंस इसकी बेसिकली हमारे जो एक्सप्लोजन की गाइडलाइंस है वो हमारी एटम बॉम्ब की है, चाइनीज़ क्रैकर्स की हैं, गार्लैंड क्रैकर्स की है, एंड मरून्स की है। और ये कौन ड्राइव करता है? ये ड्राइव करता है हमारा ड्राइव पैसो। ठीक है, थ्रू द एक्ट इन 2008 में ये एक्ट जो है पास हुआ था। ठीक है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर करा था। और इसमें जो गाइडलाइंस हैं, जैसे कि आप कितना परसेंट, इससे ज़्यादा परसेंट कंटेंट को जो है इन्हेंस नहीं कर सकते, इंक्रीज़ नहीं कर सकते फॉर मेकिंग द फायर क्रैकर्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सल्फ़र की बात करूँ, या फिर नाइट्रेट की बात करूँ, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम पाउडर की बात करूँ, तो जो है सुप्रीम कोर्ट के बोलने पे गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन फॉर्म करी थी। और तो पेसो ने इसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि जैसे आप सल्फर का कंटेंट 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, 57% आप नाइट्रेट का इंक्रीज़ नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम का आप जो है 24% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूज़ एज यू कैन सी हियर। नाउ मूविंग फर्दर, सो कैग रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन फ्लॉज इन AQI PUC सर्टिफिकेट सिस्टम। तो देयर आर मतलब कैग की एक रिपोर्ट आई है ऑन पॉल्यूशन इन दिल्ली। ठीक है, उसमें उन्होंने कई चीज़ें बताई गई हैं। सो वी विल डिस्कस इन अकॉर्डिंगली। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इशू इसमें बताया गया है। ठीक है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इशू। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो CBC है वो स्टैंडर्ड में जो है मेंटेन करके नहीं रखता फॉर द CP सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। सेकेंडली, इसमें बोला गया है कि देयर इज़ एन इनएक्यूरेट AQI, मतलब प्रॉपरली जो डाटा है इसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा और इम्प्रॉपर स्टेशन उसका प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है। थर्डली,
देयर इज इनसफिशिएंट डाटा फॉर 16 आवर्स और डेली मॉनिटरिंग, मतलब डेली मॉनिटरिंग में 16 आवर्स तक इसका जो डाटा है वो भी मेंटेन नहीं हो रहा है। एंड फोर्थली इज़ अ लीड लेवल। अब ये जो बेसिकली इज़ वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट इज़ ऑल्सो अ लीड, उसका भी जो है ये क्या कर नहीं कर रहे हैं, इट्स बेसिकली दे आर नॉट मेजरिंग लीड। सो दीज आर सर्टेन लूप होल्स जो कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में शो ऑफ करा है। सेकेंडली देयर वॉज ऑल्सो वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अल्टरनेटिव्स को प्रमोट नहीं करा जा रहा है, लाइक शॉर्टेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस का है, नो एक्शंस इन इंट्रोड्यूसिंग मोनो रेल्स और ट्रॉली बसेस, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो कि ग्रीन को प्रमोट करती हैं उसको भी प्रमोट नहीं करा जा रहा है। एंड थर्ड is one of the PUC. PUC is basically a pollution under control system, जिसके अंदर क्या है कि there are पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने मिली हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी व्हीकल जो है उनके नॉर्म्स काफ़ी चेक नहीं हो रहे हैं, जो टाइम टू टाइम जो है इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं उसका। थर्डली एक जो डिसफंक्शनल सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स वो भी इनएक्यूरेट है। फिर इसमें आपको कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रैफिक एंड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी जो है काफ़ी इन्हेंसमेंट नहीं करा गया है, कोई गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी का ऑडिट नहीं है फॉर PUCs। ठीक है, फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिल्ली मैनेजमेंट एंड पार्किंग प्लेसेस। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि दिखाए गए हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी बताया गया है कि वहाँ पे वो उनके सर्टेन फेल्यूर्स है। इसमें दिल्ली कांग्रेस को भी जो है क्या करा गया है, बेसिकली क्वेश्चन करा गया है कि उनके फेलियर के लिए। ठीक है, क्लेम अबाउट देयर रिपोर्ट्स ऑन पॉल्यूशन कॉजेज, आपको भी इसमें क्रिटिसिज्म झेलने पड़ा है। तो बेसिकली दिस इज़ द ऑल अबाउट। बट हमारा कंसर्न यहाँ पे है कि हमें देखना है कि एक तो गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं दिल्ली में चल रहे हैं, सो दैट हमारे एग्ज़ाम्स में इसको हम यूज़ कर सकें। तो एक तो हमारा जो है, एक तो CNG को प्रमोट करा गया है दिल्ली गवर्नमेंट में। ठीक है, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। सेकेंडली ग्रैब सिस्टम को लेके आए। व्हाट इज़ ग्रैब सिस्टम? टू रिस्ट्रिक्ट मेजरिंग लाइक जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं। ठीक है, इंक्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इन सबको जो है रिस्ट्रिक्ट करने की बात करी गई है। फिर थर्ड है हमारा नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन NCAP। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा बेसिकली 2019 में लॉन्च करा गया था, टू रिड्यूस द PM 2.5 एंड PM 10 लेवल पॉल्यूशन बाय 20-30% बाय 2024। तो ये हमारा किसकी बात हुई? NCAP की। फिर हमारे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेके आए, स्टेबल बर्निंग मैनेजमेंट लेके आए। ठीक है, लाइक उसमें आप देखोगे कि एक हैप्पी सीडर नाम से यूज़ करा गया था, जो हमारी जो पराली को बेसिकली जो स्टेबल बर्निंग है उसको स्टेबल्स को रिमूव करने के लिए। अब हमें काफ़ी सारी चैलेंजेस भी इसमें, वीक इन्फोर्समेंट है हमारा, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन जो है। ठीक है, बिहेवियर चेंज, इन सब में हमें इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगे, तभी हम जो है इसको जो है क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली कर्व कर सकते हैं। सिमिलर इसमें आज एक और न्यूज़ आई है, वाई इंडिया नीड टू क्लीन इट्स व्हाट एयर। ठीक है, तो हमने थोड़े बहुत दिल्ली के लिए देखे, बट हमें ऑल ओवर इंडिया के लिए भी हमें थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो इसमें जो न्यूज़पेपर में बताया गया, काफ़ी अच्छा आर्टिकल देखने को मिला है इसमें हमें। तो द परसिस्टेंट, अगर हम इस आर्टिकल की एनालिसिस करके मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ चीज़ें गई हैं कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन ईयर अराउंड है ना, वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विंटर में ही होगा, ये ऑल ओवर द सीज़न देखने को मिल रहा है। अब ये इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से हॉस्पिटल ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन से हमें डिजीज़ होते हैं, वो डिजीज़ हमें क्या कर रहे हैं? ठीक है, ओवरफ्लो कर रहे हैं थ्रू किसको? हॉस्पिटल्स को, क्योंकि बेड्स तो लिमिटेड ही हैं और आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आप जब उसमें भर्ती होते हो, ठीक है, तो क्या होता है? बेसिकली उसकी ऑक्यूपेंसी कम होती जाती है। ठीक है, फिर स्कूल्स भी हमारे शट डाउन हो रहे हैं। तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस। और बेसिकली ये अगर मैं कहूँ आपसे, तो मेट्रो सिटीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द पीपल। वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर थोड़ा बहुत जोग्राफिकल फैक्टर भी काम करता है, जैसे कि इन केस ऑफ दिल्ली। ठीक है, फिर अगर इसको हम टैकल करने की बात करें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे NCAP हो गया, भारत BS6 लेके आए हम। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आए। ठीक है, जैसे कि लोग यूज़ करते थे पहले, क्या चूल्हा यूज़ करते हैं या फिर कैरोसिनॉल के स्टोव्स यूज़ करते थे, बट रिसेंटली अब हम
एनकैप और भारत 6 को ही लेके आए फॉर गवर्नमेंट, एज गवर्नमेंट हैज़ टेकन द मेजर्स। फिर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे हैं, कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क मैंने आपको बताया, लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बजट कॉन्स्टेंट पे रखना चाहिए। फिर पॉल्यूशन के अगर कंट्रोल करना है तो देयर शुड बी टेक सम टेक्निकल स्ट्रक्चर ऑल्सो, उनको बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। फिर यही सब इस चीज़ों में बताया गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत अगर आप देखो तो बजट में भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेट देना चाहिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो एन गैप को सर्टेन परसेंट का बजट 1% अलॉट करना चाहिए, जैसे चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट करता है इन सब चीज़ों टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द पॉल्यूशन। सो दीज आर ऑल द थिंग दैट इज गिवन इन दिस आर्टिकल. Now, another news is about the NCRB. तेजस्वी cited NCRB data to counter Shah's criticism of RJD rule. तो हमें इन सब न्यूज़ से मतलब नहीं है, हमें वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज NCRB. NCRB बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुई थी 1986 में, ठीक है, टू एक्ट एज अ एक्ट किस लिए, एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, रिपोजिटरी करने के लिए, ठीक है, रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। और ये आती किसके अंदर है, ये अंडर MHA के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इट वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप करा गया था, इसको करा गया था टंडन कमेटी की, ठीक है, टंडन कमेटी प्लस नेशनल पुलिस कमीशन, जो कि 1977 में 1981 में फॉर्म हुआ था। एंड द लास्ट वन इज द टास्क फोर्स ऑफ द प्लस टास्क फोर्स ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन सॉरी, एंड टास्क फॉर जो है हमारा फॉर होम मिनिस्ट्री। फिर फर्दर इसको रिस्पॉन्सिबल करा गया टू फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द जो क्रिमिनल्स के डाटाज होते हैं उन सबको कलेक्ट करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। बट इसके जो फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो और 2009 में इंक्रीज़ कर दिए गए, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि मॉनिटरिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना किसका, CCTNS का। CCTNS इज़ व्हाट, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारे बहुत सारे पुलिस स्टेशन को जो है कनेक्ट करते हैं एंड डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ऑन द क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स थ्रू द हाई ऑफिशियल्स। फिर एक्सटेंड अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने आपको 2009 के बारे में इसकी जो है फंक्शंस को इंक्रीज़ करा गया। फिर 2017 में अगेन करा गया कि इसमें नई नई चीज़ों को डिजिटली जो है इसको इक्विप करा गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 2017 में नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल लेके आए, ठीक है, जहाँ पे ऑफिसर सारे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे ऑन द CCTNS डाटाबेस, क्योंकि CCTNS पे क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये न्यूज़ यहाँ कवर करी है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिंगायत्स, सपोर्टर ऑफ यत्नाल टू सीक लिंगायत लीडरशिप हेल्प। सो व्हाट इज हियर इंपॉर्टेंट इज लिंगायत। व्हाट इज लिंगायत? लिंगायत आर बेसिकली क्लासिफाइड एज अ हिंदू सबकास्ट कॉल्ड वीरशैव लिंगायत। सो लिंगायत कौन है? हिंदू सबकास्ट हैं जिनको हम कहते हैं वीरा शिवा, मतलब बेसिकली ये शिवा के फॉलोअर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये दीज आर द फॉलोअर्स ऑफ 12th सेंचुरी सेंट बसावना। किसके फॉलोअर्स हैं? ये बसावना के फॉलोअर्स हैं। बसावना वॉज मतलब एक संत थे जो 12th सेंचुरी में देखे गए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली कास्ट सिस्टम पे काम करा, अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, एंड वैदिक रिचुअल्स को पे काम करा। दे आर ऑल्सो अ डोमिनेंस कम्युनिटी जिन्होंने 17% ऑफ द बेसिकली लिंगायत आर द 17% स्टेक होल्डर और इन कर्नाटका, ठीक है। अप्रॉक्स 6 करोड़ पीपल जो है लिंगायत के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन द कर्नाटका। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये मोनोथीस्ट हैं, ये बेसिकली एंजॉय वर्शिप ऑन ओनली वन गॉड नेमली लिंगा, मतलब शिवा की सिर्फ वर्शिप करते हैं। लिंगायतम रिजेक्ट
सोशल डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम। अगर ये बसावना को फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम के लिए वर्क करा, और तो उन्होंने लिंगायत, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पे भी वो रहेंगे कि भैया कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। लिंगायत ये बेसिकली वियर क्या करते हैं, स्थलिंगा, एक नेकलेस होता है स्थलिंगा, ठीक है, ये एक पैंडल तरीका होता है जिसमें शिवा का, स्मॉल शिवा का लिंगा को कंटेन करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो बिलीव टू बी यूनाइटेड एंड विथ शिवा आफ्टर द डेथ बाय वियरिंग द लिंगम। इनका ऐसा मानना है कि ये जो शिवलिंगा जो ब्रेसलेट जो सॉरी नेकलेस जो वियर करते हैं, इसमें बेसिकली मरने के बाद ये शिवा से यूनाइट हो जाएंगे, इसलिए ये पहनते हैं। देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट। अब लिंगायत जो है इनको बेसिकली जलाया नहीं जाता आफ्टर डेथ, बट इनको क्रिमिनेट करा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंगायत। Now the another news is Bombay High Court extended stay on the FIR against ex SEBI chief. So what is SEBI? ठीक है, सेबी इज़ अ बेसिकली अ स्टैचुअरी बॉडी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी हमारी 1992 में, ठीक है, विद द प्रोविजन ऑफ द, इसका थ्रू द स्टैचुअरी बॉडी है तो थ्रू द एक्ट स्टैचुअरी बॉडी। अब ये स्टैचुअरी बॉडी है तो थ्रू द एक्ट स्टैब्लिश हुई होगी, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, तो इसका बेसिक फंक्शन है कि जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करा जाए, ठीक है, सिक्योर करा जाए एंड प्रमोट करा जाए, प्लस प्रमोट करा जाए टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट इन द सेंस जैसे हमारा बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, बेसिकली हमारा स्टॉक मार्केट, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे सेबी के अंदर हमारे आपको देखने को मिलेंगे चेयरमैन प्लस फुल टाइम प्लस हाफ टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज़ होंगी। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो कि प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द जो इनसिक्योरिटीज़ या जो फॉल्स ट्रेड्स हुए हैं उनको लेके, ठीक है। और इसके पास जो है पावर है वो है सिविल कोर्ट की पावर है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन अपील फॉर दिस इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अगर जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है अगर वो जो है आपको सिविल कोर्ट के आधार पे कोई भी जजमेंट देती है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू ऑल्सो इन द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज द रेडिकल एंड द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द शिवाजी। तो वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द शिवाजी। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट and it can be expected in the UPSC prelims as well as in the mains exam। तो छत्रपति शिवाजी बेसिकली इनकी जो अर्ली लाइफ थी, बेसिकली ही वॉज बॉर्न इन 1630, बेसिकली 17th सेंचुरी में इन द त्रिवेणी फोर्ट इन महाराष्ट्र। तो ये जो सन थे वो थे शाहजी भोसले के, ठीक है, एंड प्लस जीजाबाई। इनका फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्म करते हैं मराठा एम्पायर को इन 1645 से 1674 तक, जिसके अंदर ही स्टार्ट कैप्चरिंग फोर्ट एट एज ऑफ 15, जिसने तोना राजगढ़ को स्टैब्लिश करा। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, डिफीटेड मुगल एंड आदिल शाह फोर्सेस। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश स्वराज एज अ सेल्फ रूल एंड ही ऑल्सो क्राउंड एज अ छत्रपति इन 1674 एट रायगढ़। इन्होंने काफ़ी सारी मेजर बैटल्स लड़ी जैसे कि बैटल ऑफ प्रतापगढ़, ठीक है, जिसमें इन्होंने अफजल खान को डिफीट करा। फिर इन्होंने सैक ऑफ सूरत जिसने मुगल्स की इकोनॉमी को वीक कर दिया। एस्केप फ्रॉम आगरा, ये आगरा से भी निकल के भाग गए थे व्हेन ही वाज इन द औरंगजेब प्रिजन। और बेसिकली इन्होंने काफ़ी जो है इनोवेशंस टेक्निक्स इस्तेमाल करी ड्यूरिंग हिज वॉरफेयर, जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, जैसे फोर्ट वॉरफेयर टेक्निक, नवल पावर्स, जैसे फॉर द इन द नेवी नेवल पावर्स मीनिंग करें। अष्टप्रधान काउंसिल ऑल्सो, ही वॉज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम विथ मिनिस्टरिंग हैंडलिंग फाइनेंस डिफेंस डिप्लोमेसी, मतलब बेसिकली देयर वाज अ काउंसिल विद द अष्टप्रधान, 8 प्रधान थे उसके। इन्होंने टैक्स रिफॉर्म करे, रिलीजियस टॉलरेंस इन्होंने बना के रखा, प्रमोट ऑफ मराठी एंड संस्कृत बोथ। सो बेसिकली ही वॉज द फाउंडर ऑफ द हिंदवी स्वराज।
यूज टू से स्वराज, सेल्फ रूल, इंस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। बेसिकली दीज आर द लेगेसीज ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज। सो हेयर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ हेयर कि ही इन्होंने इनकी जो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स को फॉलो करा, ठीक है, प्रमोट करा, इनोवेट करा, फॉरवर्ड वॉरफेयर टैक्टिक्स को इन्होंने बिल्ड करा, स्ट्रेटेजिकली मॉडिफाई करा, नेवल पावर में इंप्रूवमेंट करा, अष्टप्रधान काउंसिल फॉर्म करी, टैक्स रिफॉर्म्स करे, रेवेन्यू सिस्टम जैसे चौथ एंड सरदेशमुखी को रिड्यूस करा, इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की तरफ काम करा, इन्होंने जो मराठी और संस्कृत बोथ लैंग्वेज को प्रमोट करा। So these are basically the innovations what he have done during his tenure. Now there is another news. House panel suggests raising creamy layers limit from 8 lakhs. अब बेसिकली 8 lakhs से, तो इसमें क्या हुआ है, इस न्यूज़ में बेसिकली ये बोला गया है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने सर्टेन रिकमेंडेशंस दी हैं ऑन ओबीसी वेलफेयर। इसके अंदर बेसिकली जो कहा गया है कि जो रिकमेंडेशन दी गई हैं कि जो अभी हमारी करंट 8 लाख की लिमिट है, ठीक है, जो कि सेट करी गई थी 2017 में फॉर द ओबीसीज, तो देयर शुड बी अ सीलिंग टू लो। ये काफ़ी कम सीलिंग है, इस सीलिंग को बढ़ा के फॉर स्मॉल सेगमेंट्स, इसमें सिर्फ स्मॉल सेगमेंट कवर हो रहा है, इस सीलिंग्स को जो है बढ़ा दिया जाना चाहिए। अब कमेटी क्या कहती है, कमेटी इसमें कहती है कि जो इनकम लिमिट्स है उसको जो है रेस कर देना चाहिए। अब ये रेस करने का ऐसे ही नहीं आया, दे हैव डन सर्टेन कंसल्टिंग स्टेक होल्डर्स, उन्होंने उन सबसे बातचीत करी, सर्वेस करे, देन दे कम टू द कंक्लूजन कि इस जो सर्टेन ये जो करंट लिमिट है 8 लाख की, इसको जो है अंडर इंक्रीज कर देना चाहिए। अब थोड़ा सा इसका ओबीसी का जो हम बैकग्राउंड देख लेते हैं फॉर क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर, तो बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1992 बाय द इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसमें एक्सक्लूड करा गया था सोशली एडवांस ओबीसी को फ्रॉम द रिजर्वेशंस। बट इन 1992 में क्या हुआ कि इनकम क्राइटेरिया बनाया गया 1 लाख रुपीज़, ठीक है, जिसके अंदर इससे ऐसे ऊपर जो भी होंगे वो क्रीमी लेयर्स में आएंगे, एंड इसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करा गया, एंड लास्टली इन 2017 रिवाइज करा गया और इसकी लिमिट रखी गई 8 लाख रुपीज़। सो दिस इज़ अबाउट द सर्टेन बैकग्राउंड। अब कुछ डाटा ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग की बात करेंगे इस जो आर्टिकल में, कि बहुत सारे सर्टेन जॉब कोटाज हैं एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो इसमें इंक्लूड करे जाते हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल करे जाते हैं। अगर मैं करंट डाटा की बात करूं जो कि इसमें बोला गया है, वो डाटा अवेलेबल ओनली मिनिस्ट्रीज एंड DOPT के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पास है, और किसी के पास नहीं, मतलब वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उस डाटा में। फिर पास कुछ इश्यूज़ हुए कि जो एनुअल रिपोर्ट आई DOPT की, उसमें बोला गया कि जो जॉब कोटा है फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर 2 डिकेड्स, ये इतना ही लिमिटेड दिया गया है। फिर करंट सिनेरियोज़ की बात करी इसमें कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग क्रीमी लेयर, तो वहाँ पे भी कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिली। देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म फार्मूला टू फॉलो अक्रॉस स्टेट्स ऑफ कंसिस्टेंसी, बट जो पैनल ने बताया गया कि यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म फार्मूला नहीं है, अलग अलग फार्मूले से इसको कैलकुलेट करा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग में बहुत सारे जो लोग हैं उनको इसका जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला जाता। तो बेसिकली अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूँ तो कुछ टेक अवेज हैं जिसके अंदर इन्होंने बोला गया कि भाई इंक्लूसिव वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूसिव वेलफेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, बेनिफिट होना चाहिए काफ़ी लोगों को। अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो ये नहीं कि आप अनयूनिफॉर्मिटी और सबको नहीं मिल रहा है, बट देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी इन द फार्मूला, ताकि ओबीसी के सेक्शन को सबको जो है बेनिफिट मिल सके। देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन ऑल्सो स्टेट एंड सेंटर फॉर द यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस न्यूज़। Now there is another news, EC wrap up consultative meeting with parties। अभी एक हिस्टोरिक इसमें बताया गया है कि दैट इलेक्शन कमिश्नर ने ना हेल्ड करी है 5000 मीटिंग एज द ग्रास रूट लेवल विद पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब 5000 मीटिंग जो करी है एट अ ग्रास रूट लेवल पे। सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द EC व्हाट इज दैट इज इलेक्शन कमीशन, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी जो है 25 जनवरी को जिस नेशनल वोटर्स डे के टाइम पे ये 75th
ईयर जो है हम इलेक्शन कमीशन का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ECI को अगर हम जानें तो ECI बेसिकली इट इज़ अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 25 जैन 1950 को, ठीक है, एज अ नेशनल वोटर्स डे के अकॉर्डिंग, ऑन द डे ऑफ नेशनल वोटर डे। थोड़ा बहुत अगर मैं और इसके इन डेप्थ में जाऊँ तो आई विल से कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न ये पार्ट जो है 15 के अंदर आता है थ्रू द आर्टिकल 324 टू 329। अब इसको जो इस्टेब्लिश करा गया बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 इसमें अमेंड करा गया थोड़ा बहुत, जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, सर्विस कंडीशंस कैसी होती है और टेन्योर कैसा होता है। अब बेसिकली व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का रोल होता है बेसिकली टू कंडक्ट एन इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब हम कंपोजिशन की बात करें अगर इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन में बेसिकली चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इनिशियली क्या था कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन होते थे, बट इन 1989 में क्या कराया गया कि जो 2 इलेक्शन कमीशंस को ऐड कर दिया गया 1989 में, फ्रॉम 1 जनवरी 1919 में। सिंस 1993 से क्या हुआ कि परमानेंटली 2 इलेक्शन कमीशन को कंपलसरी कर दिया गया कि भाई जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन है उसके साथ में 2 इलेक्शन कमीशन भी रहेंगे, ठीक है। अब देयर कुछ प्रोविजंस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 में जो पास हुआ था, जिसमें जो इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 था उसको रिप्लेस करा, उसने किसको रिप्लेस करा, उन्होंने 1991 एक्ट को रिप्लेस करा गया और कुछ क्वालिफिकेशंस और उन सब में चेंजेस करे गए, ठीक है। जैसे कि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं कि दे जो उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दे शुड हेल्ड एंड हैव पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस में। अगर मैं सर्चिंग कमेटी की बात करूं तो उनको कंपोजिशन होना चाहिए कि मिनिस्ट्री हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 मेंबर ऑफ द रैंक ऑफ हायर और द सेक्रेटरी लेवल, ठीक है, 5 कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन, इनके एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे टू बी नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। सो दीज आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। और बेसिकली ये 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स तक एज तक रह सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन। There was another news, India Chile have started trade talks for the trade pact। अभी बेसिकली जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने बात करी विद द चिली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ है एंड फॉर द कॉपर माइनिंग, कॉपर वगैरह के लिए इन्होंने जो है माइनिंग की बात करी है एंड फॉर द ट्रेड ऑफ द कॉपर ऑल्सो, और फिर अदर ट्रेड्स ऑल्सो। बेसिकली दे हैव टू इंक्रीज देयर बायलेटरल ट्रेड्स। अब हम थोड़ा लोकेशंस की बात करें तो यू कैन सी इन दिस मैप कि चिली इज़ द बॉर्डर लाइन विथ हेयर, ठीक है, नियर द पैसिफिक ओशन। फिर इसके जो नॉर्दर्न साइड में पेरू एंड बोलीविया देखने को मिलेगा, देन अर्जेंटीना ऑन द ईस्टर्न साइड। सो इट इज़ लॉन्ग बॉर्डर विद द longest border with the ocean, one of the longest ocean, and here you can see a Paraguay which is only a landlocked country in South America. Okay, now moving further, now there is another news about the RBI to buy 8,000 crore government securities. Now the question arises, what is government securities? Government securities are these are basically a tradable instruments, tradable instrument जो कि इशू करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट, ये इशू करते हैं फॉर फंडिंग देयर फंड्स फॉर डिफरेंट things, like basically these are the debt instruments. So government securities are basically a debt instruments which are introduced to borrow certain money for the public benefits to infuse in certain schemes also, ठीक है। अब these are government securities, it is basically a debt instrument जो कि financial instrument है for use for the contractual
contractual obligations in the sector for what, for infusing in the government purposes for the welfare of the society. ठीक है, welfare of the society which is mentioned in the DPSP, Directive Principle of State Policies. Now there are different type of government securities. What are these types? There are T-bills, that is treasury bills, cash management bills, dated government securities, ठीक है, state development loans. So these are debt instruments and type of government securities. What is T-bills? T-bills are a zero coupon security and pay no interest bills. मतलब इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा. देन कैश मैनेजमेंट बिल, दीज आर, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं टू मीट टेम्परेरी मिसमैच जो भी हुआ है कैश मैनेजमेंट बिल में. फिर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज इट नेम सजेस्ट, तो यहाँ पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन रेट मिलता है आपको. कूपन रेट इज़ बेसिकली इंटरेस्ट रेट जिसमें आपको फेस वैल्यू पे आपको जो है लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है टू 5 to 40 ईयर्स तक, मिनिमम फॉर 5 years एंड मैक्सिमम फॉर 40 years. फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं. लोन्स बेसिकली रेज लोन्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, फॉर द वेलफेयर स्कीम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर. Now there is another news. 6 districts more affected by left-wing extremism. Now you should understand what is extremism and where it is from, where it is raised from. So basically, what is Naxalism? Naxalism is basically derived from विलेज कॉल्ड नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पे भी बेसिकली ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द रिबेलियस नेचर ऑफ द लोकल लैंडलॉर्ड की वजह से, ठीक है, हु बेस्ड द पीजेंट ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ओवर अ लैंड डिस्प्यूट. तो जो भी लैंडलॉर्ड थे उस टाइम पे, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल, उनके अगेंस्ट में होता है. बिकॉज बेसिकली दे यूज टू डिस्टर्ब द लैंड ऑफ द जो वहाँ के पीजेंट्स होते हैं. फिर बेसिकली दिस मूवमेंट सून स्प्रेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट सच एज छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. सो बेसिकली it is named as a left wing extremist which is popularly known as Maoist. So basically there is Amit Shah as a home minister. उन्होंने अभी बोला कि recently there are 6 districts which are mostly affected in 3 states. So the name of these districts are Bijapur, Kanker, Narayanpur and Sukma in Chhattisgarh, West Singhbhumi in Jharkhand and Gadchiroli in Maharashtra. So these are basically the most affected by left-wing extremists. Now there is another news. US flag India burdensome requirement ahead of tariffs. So what is it? तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे. बेसिकली इज अबाउट द इंडिया ट्रेड बैरियर्स बाय USA. थोड़ा एनालिसिस करते हैं इसका. इसमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी इंपोर्ट क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, US ने बेसिकली जो हमारी इंपोर्ट, US जो इंपोर्ट करता है फ्रॉम इंडिया, उस पर थोड़ा ना क्या करा है, उन पर कंसर्न शो करा है अकाउंट द कि जो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मैच नहीं होते और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स से जो है क्या करता है, नॉर्म्स से जो है अलाइंड नहीं है. सो बेसिकली अमेरिका इज सेइंग दिस, ठीक है, लैक ऑफ क्लियर टाइमलाइन, मतलब बहुत डिलेड करते हैं. फिर US टैरिफ एंड ट्रेड रिलेशंस अगर मैं बात करूँ तो US रेसिप्रोकल US ट्रेड सेट टू अफेक्ट सून. इंडियाज ओपनिंग टू कटिंग टैरिफ्स ऑन $23 billion of US. Regulate mandatory BIS standard for sector like chemical, medical device, electronics, food and textile. मतलब BIS स्टैंडर्ड से फॉलो होना चाहिए. रेगुलेटरी दे आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि इंडिया फॉलो नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द US. देन डाटा प्रोटेक्शन कंसर्न भी है कि ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो रिस्ट्रिक्ट करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ द डाटा. तो ये एक वन ऑफ द मेजर चैलेंज है. बेसिकली एक की टेक अवे से ये है कि जो ट्रेड टेंशन बिटवीन US एंड इंडिया है वो कहीं ना कहीं एफर्ट ये इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपने एफर्ट्स को कि दोनों के ट्रेड जो है बेनिफिट एक दूसरे को करें और इंक्रीज़ करें. बट देयर आर सर्टेन रेगुलेटरी हर्डल्स जो इम्पैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर नेगोशिएशंस को. नेगोशिएशंस कैसे कि जैसे स्टैंडर्ड को क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है इंडिया, ठीक है, विच US इज़ इम्पोर्टिंग. फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनसे अलाइन नहीं है. लैक ऑफ टाइम है, मतलब ऑन द टाइम ड्यूरेशन पर जो है ट्रेड
नहीं कर रहे हैं. So these are certain burdensome requirements ahead of tariffs which is US is putting on India. There is another last news. India block grid for up to debate वक्फ बिल इन द लोकसभा टुडे. तो आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश करा जाएगा एंड देयर विल बी अ डिस्कशन ऑफ द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट. सो व्हाट इज़ वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड बेसिकली एक फॉर्मुलाइज वक्फ एक्ट से फॉर्म हुआ था, जो कि वक्फ एक्ट 1954 से था. ठीक है, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करा गया इन 1995 में. बेसिकली इट इज़ स्टैचुरी बॉडी. ठीक है, ये गवर्नड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़. नाउ द क्वेश्चन राइट इज व्हाट आर इट्स फंक्शंस. तो इसके बेसिकली फंक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेट करती है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, ये रिकवर करती है लॉस्ट एंड एंक्रोच प्रॉपर्टीज़ को रिकवरी करती है. ये अपॉइंटमेंट, देयर आर सर्टेन अपॉइंटमेंट कस्टोडियन टू वक्फ रेवेन्यूज़, जितने भी वक्फ रेवेन्यूज़ हैं उनको अपॉइंट करती है. इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन कोर्ट, लीगल अथॉरिटी, इस पर सर्टेन लीगल अथॉरिटी भी है, ये स्यू कर सकती है टू बी स्यूड इन द लीगल अथॉरिटीज. बेसिकली इसमें चेयरमैन्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, मेंबर्स ओनली इंक्लूडिंग मुस्लिम्स होते हैं. ठीक है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1964 में टू ओवरसी एंड एडवाइस स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड. अब इसमें रिसेंट में प्रपोज क्या करा गया है? रिसेंट में प्रपोज ये करा गया है कि इसमें इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होने चाहिए, क्योंकि अभी जो इसमें अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ मुस्लिम के होते हैं. अब इसमें सेकेंडली इसमें एक चीज़ करी गई है कि रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र्स. इसमें बेसिकली एलिमिनेट करना है वक्फ बाय यूज़र्स विच ये रिकॉग्नाइज करता है फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस ओवर टाइम एज वक्फ. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल भी होना चाहिए इसमें, जो कि इम्प्रूवमेंट करा गया है ताकि वो ओनरशिप और डिस्प्यूट को देख सके. कंपोजिशन ऑफ इसमें ट्रिब्यूनल भी करा गया है. ठीक है, जो कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए. बेसिकली इट इज़ अ सेकुलर कंट्री. Appeal and process allowed direct appeal in to High Court against tribunal decisions, removing finality of tribunals. So these are certain changes what Government of India is proposing in the Waqf bill. So this is all about for our today's news session. Thank you guys.